पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की फरमाइश पे है। मिलर ट्रैक्टर्स के हवाले से बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि इसको एनालाइज़ किया जाए और इसके फंडामेंटल्स को और ओवरऑल जो इसकी मार्केट में पोजीशन है उसको डिटेल में एनालिसिस किया जाए। पाकिस्तान चूँकि एक ज़राई मुल्क है और हमारी जो मईशत है उसका एक बड़ा इन्हिसार ज़राअत पे होता है, तो इस तरह के मुल्क के अंदर जो ऐसी कंपनी हो जो ट्रैक्टर्स से या किसी भी ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड बिज़नेस कर रही हो कि जिसका ताल्लुक डायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ हो, तो ऑटोमेटिकली वो एक लुक्रेटिव कंपनी बन जाती है इन्वेस्टर्स के लिए भी और इन जनरल भी मार्केट के अंदर उसकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो मिलर ट्रैक्टर एक ऐसी कंपनी है कि जो पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के लिए हमेशा से एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा है और बहुत सारे लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करने को एक सक्सेस समझते हैं और इस कंपनी ने अपने रिजल्ट्स के साथ प्रूव भी किया है कि इसमें जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसने फ़ायदा उठाया है। बहरहाल कंपनीज़ के फंडामेंटल्स के हवाले से और कंपनीज़ की जो बिज़नेस के प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं वो वक्त के साथ चेंज होते रहते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एज एन इन्वेस्टर इंपॉर्टेंट होती हैं कि उनके ऊपर आपकी गहरी नज़र हो। इसलिए अगर आप मिलर ट्रैक्टर में सरमायाकारी करना चाहते हैं या ऑलरेडी आपने इसमें सरमायाकारी कर रखी है तो ये वीडियो लाजमी देखें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ सके कि एज़ ऑफ़ नाउ ये कंपनी कहाँ खड़ी है, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसकी जो रीसेंट रिज़ल्ट्स हैं वो कैसे हैं, डिविडेंड के हवाले से, अर्निंग के हवाले से इसके क्या रिज़ल्ट्स हैं, इसकी सेल्स कैसी रही हैं और इसके अलावा इस कंपनी के हवाले से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो एज़ एन इन्वेस्टर आपके लिए जानना ज़रूरी है, वो भी इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। सबसे पहले एमटीएल मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड के बारे में एक हम हाई लेवल इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो ये कंपनी 1964 में कायम हुई थी और ऑटोमोबाइल असेंबलर सेक्टर की एक कंपनी है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। और इस कंपनी के अगर बिज़नेस की बात की जाए तो ये ट्रैक्टर्स की सेल मैन्युफैक्चरिंग करती है और मैसी फर्गूसन ट्रैक्टर्स जो कि बड़े मशहूर ट्रैक्टर कंपनी है वर्ल्ड वाइड, उसके ट्रैक्टर्स की बिज़नेस में ये कंपनी इन्वॉल्व है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिलर ट्रैक्टर्स पाकिस्तान के अंदर जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री है उसमें सबसे बड़ा और जाना पहचाना नाम है। लेकिन ये भी बहुत सारे शायद हमारे दोस्तों को पता नहीं होगा कि सिर्फ ट्रैक्टर्स के ऊपर ही ये कंपनी रिलाई नहीं कर रही, बल्कि कुछ और भी रिलेटेड बिजनेसेस हैं जिसमें ये कंपनी इन्वॉल्व है। ये कंपनी फोकलिफ्ट ट्रक्स बनाती है, इसके अलावा डीजल इंजन और एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी दीगर जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी इन्वॉल्व है। और उसके साथ साथ आईएफएस ईआरपी सिस्टम जो होता है उसकी भी ये इम्प्लीमेंटेशन, उसकी सेल और उसके सपोर्ट के बिज़नेस में भी इन्वॉल्व है। और इस जो आईएफएस की ईआरपी सर्विसेज हैं ये मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि मुल्क से बाहर भी ये कंपनी दे रही है। इस कंपनी ने जो ट्रैक्टर मार्केट में बना के जो सेल कर रही है, अगर उनकी बात करें तो ये 8 मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रैक्टर बना रही है। मुख्तलिफ़ वेरिएंट्स ट्रैक्टर के ये बिल्ड करती है जिसमें 50 हॉर्स पावर से लेके 100 हॉर्स पावर की रेंज के मुख्तलिफ़ ट्रैक्टर्स होते हैं। तो लोगों को उनकी जो डिमांड होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से अपनी जो उनकी बिज़नेस केस बनता है उस हिसाब से मुख्तलिफ़ टाइप ऑफ ट्रैक्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं जो ये कंपनी सेल कर रही है। अब इस कंपनी का हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया। अब स्टॉक मार्केट में इस कंपनी के हवाले से जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं और जो इंपॉर्टेंट रेशोज़ हैं उनको हम डिस्कस करते हैं जिससे आपको बेहतर तौर पे आइडिया होगा कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और स्टॉक मार्केट में एज ऑफ नाउ इसकी पोजीशनिंग कैसी है। स्टॉक मार्केट में इस कंपनी के शेयर की अगर करंट प्राइस देखें तो वो 830.25 रुपीज़ है और जो एक साल की यानी 52 वीक्स की अगर हम रेंज देखें तो वो 721.52 और 1126 1127 रही है। तो इट मीन्स के काफ़ी हमें एक वेरिएशन नज़र आ रही है 700 और 1127 के दरमियान में। और 3 साल की अगर हम इसकी रेंज देखें तो 468.49 और 1298.14 के बीच में ये शेयर ट्रेड होता रहा है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिस जो ऑन एंड ऑफ बोनस शेयर्स भी दे रही होती है, डिविडेंड भी दे रही होती है, तो उस हिसाब से इस कंपनी के शेयर्स में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ख़ासतौर पे रिजल्ट्स सीज़न जब होता है, जब ये कंपनी रिजल्ट अनाउंस करने जा रही होती है तो उस वक्त हम एक स्पाइक देखते हैं इस कंपनी के शेयर की प्राइस में और फिर जब वैल्यू एक्स डेट आ जाती है तो उसके बाद कंपनी के शेयर की अमूमन प्राइस नीचे आ जाती है। इस कंपनी की अगर मार्केट कैपिटल देखें तो ऑटोमोबाइल असेंबलर सेक्टर में ये सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ इट्स मार्केट कैपिटल और इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 80.40 बिलियन रुपीज़ है। अगर हम इस कंपनी के अर्निंग पर शेयर को देखें तो इस कंपनी ने रिसेंटली जून में चूँकि इसका ईयर एंड होता है तो उसने अपना रिजल्ट अनाउंस किया है, तो इसका जो ईयरली ईपीएस है फॉर ईयर 2022 वो 60.56 था जो कि एक अच्छा ईपीएस कहलाएगा।
जबकि इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर हम देखें ट्रेलिंग 12 मंथ की तो वह है 14.83। प्राइस टू अर्निंग रेशो इस कंपनी की एज ऑफ नाउ जो बाकी कंपनीज हैं ऑटोमोबाइल असेंबलर सेक्टर में उसके हिसाब से अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो ये थोड़ा सा आपको ओवर प्राइस नज़र आएगी। लेकिन आगे चल के जब हम इस कंपनी की मजीद डिटेल्स देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि इस कंपनी की प्राइस अगर शेयर की थोड़ा सा अभी ज़्यादा भी है तो स्टिल इट डज मेक सेंस टू जंप इनटू दिस इन्वेस्टमेंट। 2022 में इस कंपनी ने 65 रुपये का डिविडेंड दिया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको नज़र आ रहा होगा इस कंपनी की जो ईपीएस थी 2022 की वो 60.56 थी, जबकि इस कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है वो अपनी ईपीएस से भी ज़्यादा दिया है। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने रिजर्व्स में से भी कुछ पैसा अपने शेयर होल्डर्स को दे रही होती हैं, और ऐसी कंपनीज आपको खासतौर पर पावर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा नज़र आती हैं। लेकिन ऑटोमोबाइल असेंबलर सेक्टर में से भी ये एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत सारे मौके पे अपनी अर्निंग से भी ज़्यादा अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है। और दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि ये कंपनी सिर्फ कैश डिविडेंड ही नहीं देती बल्कि ये बोनस शेयर्स भी ऑन एंड ऑफ देती रहती है। आगे चल के हम डिटेल में हिस्टोरिकली भी देखेंगे। तो 2022 की अगर हम बात करें तो इसने 60% बोनस शेयर्स दिए हैं, विच मीन्स कि अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर्स हों तो उसके साथ आपको 60 मजीद शेयर्स मिल सकते थे। अगर हम इस कंपनी की सेल्स को देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2021 से 22 तक का अगर देखें तो 21.43% इसकी सेल्स में इंक्रीज नज़र आई है। जबकि पे आउट रेशो इसकी, जैसे मैंने बात भी की थी कि 60 रुपीज़ की ईपीएस के साथ 65 रुपीज़ का डिविडेंड, इट मीन्स के इसकी जो पे आउट रेशो है वो 100% से ऊपर है, 116.03। बहरहाल किसी भी कंपनी की अगर पे आउट रेशो 100% से ज़्यादा है तो ये कोई ज़्यादा सस्टेनेबल या लॉन्ग टर्म इसको अप्रोच ना समझा जाए, क्योंकि कंपनीज कभी भी वक्ती तौर पे तो एक दो दफ़ा तो दे सकती हैं, लेकिन ये कभी भी किसी कंपनी से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो हमेशा अपनी अर्निंग से ज़्यादा आपको डिविडेंड देगी। इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड अगर हम देखें तो वो 7.45 है, और ये डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा अगर हम इन जनरल देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस सेक्टर के हवाले से देखें तो एक अच्छी डिविडेंड यील्ड है। और दूसरी बात ये कि ये कंपनी जो कि बोनस शेयर्स भी दे रही होती है, और इसके अंदर जैसे हमने फ्लक्चुएशन देखी है प्राइस की 52 वीक्स की रेंज के अंदर भी और 3 ईयर्स की रेंज के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा है। तो इट मीन्स कि ना सिर्फ ये कि डिविडेंड की मद में आप इससे कमा सकते हैं, बल्कि एक अच्छा कैपिटल गेन भी इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंट रेशियो अगर हम इसके देखें फॉर अप टू द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2022 तो 1.2 बनती है, विच मीन्स कि इसके करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से ज़्यादा है, विच अ पॉजिटिव थिंग। अब हम इस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट का एक हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं 2017 से लेकर 2022 तक के 6 सालों का। तो अगर हम इसकी सेल्स देखें तो 2017 में इसकी 30 बिलियन थी, जो कि 18 में 38 बिलियन हो गई थी, जो कि 28% का इजाफा था। लेकिन फिर 19 और 20 के अंदर अगर हम देखें तो इसकी सेल्स में कमी आई है। 19 में इसकी सेल्स कम होकर 31.1 पे चली गई थी कंपेयर टू 2018, ये 19% का डिक्लाइन था। और 2020 में इसकी सेल्स मजीद कम होकर 22.9 बिलियन पे, और ये मजीद डिक्लाइन था 26% का। लेकिन वी कैन सी अ वेरी गुड पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री फ्रॉम 2021। 2021 में इस कंपनी ने बहुत बड़ा जंप मारा और 43.9 बिलियन पे अपनी सेल्स को ले गई। और अगर हम परसेंटेज टर्म में देखें कंपैरेटिव टू 2020 तो ये 91.58% के जंप है। और उसके बाद 2022 में भी इसने अब मजीद अपने आप को इम्प्रूव किया और 53.37 बिलियन पे अपनी सेल्स को ले गई, विच इज़ अनदर इंक्रीज ऑफ 21.43%। सो 2017 और 2022 का फ़र्क अगर हम देखें तो हमें तकरीबन 23 बिलियन से ज़्यादा का फ़र्क नज़र आ रहा है, विच मीन्स कि कंपनी इज़ राइटली गियर टुवर्ड द पॉजिटिव मोमेंटम। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट अगर इसका देखें तो 2017 में इस कंपनी की जहां 30 बिलियन की सेल्स की थी वहां 7.09 बिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया था। तो ग्रॉस प्रॉफिट इसका इस हिसाब से देखें तो तकरीबन इसकी 20% 22% के करीब प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन आ रहा है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2018 में अगर हम देखें तो इस कंपनी ने जहां 38 बिलियन का सेल्स की थी वहां पर सिर्फ 8.4 बिलियन की इनका जो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर इंक्रीज़ 18% की थी, जबकि सेल्स के अंदर इंक्रीज़ 28% की थी। इट मीन्स कि 2018 में अगर हम देखें तो इस कंपनी की कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़्यादा थी। फिर 2019 में 31 बिलियन की सेल्स के साथ 5.9 बिलियन का टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है, विच मीन्स के 2019 में इस कंपनी की जहाँ सेल्स कम हुई वहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन मजीद कम हो गया। सो 2019 और 2020 दोनों साल अगर हम यहाँ पे नंबर्स पे देखें तो इस कंपनी के लिए अच्छे नहीं रहे। 2020 के अंदर 22.9 बिलियन की सेल्स के साथ सिर्फ 4.2 बिलियन का इसका ग्रॉस प्रॉफिट था, और ग्रॉस प्रॉफिट में जो डिक्रीज़ है वो 28% है। तो जब आपकी सेल्स के अंदर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ और ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आपस में मैच ना कर रहे हो तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि कंपनी की कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़्यादा रही हैं या कम रही हैं। 2021 में अगर हम देखें तो इस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया सेल्स में भी, और ग्रॉस प्रॉफिट भी इसका 9.27। और अगर हम इसको 2020 के मुकाबले में देखें तो 118% का इंक्रीज़ है इन इट्स ग्रॉस प्रॉफिट।
सेल्स में इजाफा 91% था। इट मीन्स कि 2021 में ना सिर्फ ये कि कंपनी की सेल्स बढ़ी, बल्कि इसने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी बेहतर तरीके से मैनेज किया और उनको रिड्यूस किया। और 2022 में हम देख सकते हैं कि इस कंपनी की सेल्स मजीद 21% बढ़ी, लेकिन इसकी जो कॉस्ट ऑफ से जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 9% बढ़ा। इट मीन्स के 2022 में वंस अगेन इनको सेल्स बढ़ने के बावजूद जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बियर करना पड़ी। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वहाँ पर भी हमें तकरीबन वही ट्रेंड नज़र आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2017 में 6.2 बिलियन था, जो कि 2022 में बढ़कर 8.9 बिलियन तक जा सका, विच मीन्स कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हमें फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। और परसेंटेज टर्म में भी देखें तो 19 और 20 दो ऐसे साल रहे जहाँ पर इनका नेगेटिव में रहा, उसके अलावा 21 में और 22 में इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हुआ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो वो भी आपको तकरीबन उसी तरह की रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है कि 2019 और 20 में पिछले सालों के मुकाबले में नेगेटिव रहा, बाकी सालों में इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो इंक्रीज़ हुआ। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6.2 बिलियन था इनका 2017 में। और यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा कि इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसके अंदर कोई बहुत बड़ा फ़र्क आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। जैसे 6.2 बिलियन, 6.24 बिलियन और 6.242 बिलियन। तो उसके बाद 2018 में अगर देखें तो 7.78 और 7.77। 2019 में भी वो अगर इसी तरह करते करते 2022 तक देखें तो 22 में अगर 8.9 बिलियन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी 8.6 बिलियन है, वो जिसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंस कॉस्ट जो इनको बियर करना पड़ रही है वो बहुत कम है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है इस कंपनी के बारे में कि इस कंपनी की जो इंटरेस्ट बियरिंग लोन्स हैं या डेट्स हैं वो बहुत कम हैं। और ये कंपनी आगे चल के हम इस बात भी करेंगे कि लोन से ज़्यादा ये इक्विटी के फाइनेंसिंग के ऊपर रिलाई कर रही है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और इसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट पे नहीं करना पड़ रही। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखें तो 2017 में इनका 4.2 बिलियन, जबकि 2018 में और 18 में बढ़ा, और उसके बाद 19 और 20 में चूंकि सेल्स कम हुई तो इसलिए प्रॉफिट भी हमें कम नज़र आ रहा है। लेकिन 21 में बहुत ही मैसिव जंप हमें नज़र आ रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, 5.78 बिलियन, विच इज़ 168% मोर देन 2020। और 2019 में, सॉरी 2022 में हमें आपको नज़र आ रहा होगा कि इस कंपनी की सेल्स भी ज़्यादा थी, इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ज़्यादा था, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस कंपनी का कम था और नंबर ये नेगेटिव में है पिछले साल के मुकाबले में। इसकी वजह ये है कि इस साल कंपनी को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ा, ख़ासतौर पे जो सुपर टैक्स इम्पोज किया गया गवर्नमेंट की तरफ से 10%, वो एक बड़ा फैक्टर था जिसने बहुत सारी कंपनीज को हिट किया, और उसमें से एक कंपनी ये भी है। तो 2022 में अच्छी सेल्स के बावजूद इस कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो पिछले साल के मुकाबले में कम है। अब हम इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर को हिस्टोरिकली देखते हैं वो कैसी रही। आप 2015 से लेकर 2022 तक देखें तो हर साल इस कंपनी की ईपीएस पॉजिटिव रही हैं, लेकिन कुछ बीच में साल ऐसे हैं जिसमें हमें बहुत हाईली एग्जैजरेटेड या बहुत ही अच्छे नंबर नज़र आ रहे हैं। जैसे 2017 और 18 में देखें तो 111 और 134 बहुत बड़ी हिस्टोरिकली हाईएस्ट ईपीएस इस कंपनी ने शो की। लेकिन उसके बाद फिर 19 और 20 में जैसे इनकी नेगेटिव सेल्स थी, उसके बावजूद हम देखें तो ईपीएस में अगरचे डिक्लाइन आया, लेकिन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं। 20 में डिक्लाइन काफ़ी ज़्यादा है, 35 पे चली गई थी। लेकिन फिर 2021 में इस कंपनी ने एक दफ़ा फिर अच्छा जंप मारा और 67.78 पे इसकी ईपीएस चली गई 67.78 रुपीज़ पे। और 2022 में इस कंपनी की ईपीएस, यानी कि अभी जो रिसेंटली रिजल्ट आया उसमें इनकी ईपीएस डिक्लाइन हुई है, और उसकी बड़ी वजह ये थी कि इस साल कंपनी को ज़्यादा टैक्सेस बियर करना पड़े। तो इस साल जो इनकी ईपीएस रही वो 60.56 थी। अब अगर हम इस कंपनी की पे आउट्स को देखें तो ये एक ऐसी कंपनी है कि जो पे आउट्स में सिर्फ डिविडेंड, कैश डिविडेंड ही नहीं देती बल्कि बोनस शेयर्स भी देती रहती है। तो 2000 यहाँ पर जो मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ इसमें जो डिविडेंड है वो पीकेआर में है, और जो बोनस है वो परसेंटेज में मैंने शेयर किया है आपके साथ। 2017 में इस कंपनी ने 95 रुपीज़ का डिविडेंड दिया, जबकि कोई बोनस शेयर्स नहीं दिए थे। 2018 में भी कोई बोनस शेयर्स नहीं थे, लेकिन 120 रुपये का इस कंपनी ने डिविडेंड दिया था। फिर 2019 में इसने जहाँ 85 रुपये का डिविडेंड दिया, वहाँ उसके साथ ही 12.5% की इसने बोनस शेयर्स भी दिए। 2020 में इसने 50 रुपीज़ का डिविडेंड दिया, जबकि कोई बोनस शेयर्स नहीं दिए। 2021 में इस कंपनी ने 100 रुपये का डिविडेंड दिया और साथ में 32.5% के बोनस शेयर्स भी दिए थे। जबकि अभी इस साल जो जून 30 2022 तक को जो इसका ईयर एंड हुआ है, ईयर 2022 फाइनेंशियल ईयर, उसमें अगर हम देखें तो इसने 65 रुपीज़ का डिविडेंड दिया, पहले 45 और फिर 20 रुपीज़। और जो इसने इसके साथ 60% का डिविडेंड बोनस शेयर भी आपको दिए। तो बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी है जो कि ऑन एंड ऑफ आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रही होती है इन टर्म्स ऑफ द पे आउट्स, खा वो बोनस शेयर्स की मद में हो या फिर आपको एक कैश पेमेंट की सूरत में हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने जहाँ तक इस कंपनी को नोट किया है, जब ये कंपनी बोनस शेयर्स भी देती है
तो आपको कोई बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नज़र नहीं आ रहा होता इस कंपनी में, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, कंपनी का जो बिज़नेस है वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है और कंपनी एक स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट पे है। इसलिए इस कंपनी को वक़्ती तौर पे अगर कोई एक्स डेट की वजह से नीचे भी आता है तो वापस कंपनी के शेयर की प्राइस एकदम से ऊपर चली जाती है। सो ओवरऑल कंपनी के ऊपर इससे ये पता चलता है कि इन्वेस्टर्स का जो जो सेंटिमेंट्स हैं या इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस कंपनी के हवाले से जो आपको अपने जहन में रखने हैं एज एन इन्वेस्टर। आप ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इस कंपनी की जो पॉजिटिव चीज़ है कि ये ट्रैक्टर्स की फील्ड में मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी तो है ही और एक जानी पहचानी कंपनी है। और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, यहाँ पर मैंने प्रोडक्शन कैपेसिटी लिखना मिस कर दिया है। तो इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 30,000 यूनिट्स है। जबकि एक कंपनी ने पिछले 2 सालों में जो मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा थी उसको पूरा करने के लिए उससे भी इज़ाफ़ी यूनिट्स 2021 और 22 में अगर देखें तो 34,837 और 35,529 यूनिट्स तैयार किए, जिससे पता चलता है कि कंपनी अपनी जो कैपेसिटी है उससे भी बढ़कर प्रोडक्शन देने की सलाहियत रखती है। तो इट मीन्स कि कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 100% यूटिलाइज़ हो रही है, बल्कि मोर देन 100% यूटिलाइज़ हो रही है। सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग फॉर दिस कंपनी। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था कि ये कंपनी डेट्स के बजाय इक्विटी के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार कर रही है। डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग 2 ऑप्शंस होते हैं कंपनीज़ के लिए पैसा बनाने के लिए या अपना इनिशियल कैपिटल गेन करने के लिए। तो इस कंपनी ने डेट्स के बजाय इक्विटी के ऊपर ज़्यादा रिलाई किया है। सो यही वजह है कि हमने देखा कि इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स थे उसके बाद जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था उसमें बहुत कम फ़र्क था, क्योंकि इसकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो बहुत कम है। क्योंकि जब कंपनीज़ डेट्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करती हैं तो उनको जो इंटरेस्ट बियरिंग लोन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इस वजह से फाइनेंस कॉस्ट उनको ज़्यादा बियर करना पड़ती है, जिसकी वजह से जो उनके प्रॉफिट्स होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। लेकिन इस कंपनी के केस में एक पॉजिटिव चीज़ है कि ये इक्विटी फाइनेंसिंग के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार कर रही है कंपेयर टू द डेट फाइनेंसिंग। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, पॉजिटिव चीज़ कंपनी के हवाले से ये है कि ये कंपनी पाकिस्तान के अंदर जो ट्रैक्टर्स और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ज़रूरियात हैं उनको तो पूरा कर ही रही है और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन प्ले कर रही है। लेकिन साथ-साथ ये ग्लोबल मार्केट में भी एंट्री लेने के लिए अच्छी एफर्ट्स कर रही है, जिसमें बिलख़ुसूस जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका का रीजन है और अफ़गानिस्तान है, वहाँ पर भी ये कंपनी अपने फुटप्रिंट्स बना रही है और कदम जमा रही है। तो अगर ये इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छा परफ़ॉर्म करती है तो फिर इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से अगर कोई रेवेन्यू जनरेट होता है तो फिर रुपये की जो डेप्रिसिएशन है या डॉलर की एप्रिसिएशन है वो इनके लिए बजाय नेगेटिव होने के पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगी। इसके साथ साथ ये भी है कि जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में कि ये कंपनी जो ईआरपी सिस्टम है एक, उसके हवाले से भी सर्विसेज दे रही है। तो वो जो सर्विसेज हैं वो मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि मुल्क से बाहर भी ऑलरेडी दे रही है। फिर एक और पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये कंपनी बड़े अच्छे अंदाज से डाइवर्सिफ़िकेशन कर रही है और डाइवर्सिफ़िकेशन में 2 चीज़ें, एक तो ये कि ये कंपनी सिर्फ ट्रैक्टर्स सेल करने के हवाले से ही अपना बिज़नेस नहीं कर रही, बल्कि साथ-साथ जो डीज़ल इंजन्स हैं, उसके अलावा जो फ़ोर्कलिफ्ट ट्रक्स हैं और कुछ दीगर एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो भी, और कुछ और साथ-साथ इनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसके हवाले से भी बिज़नेस कर रही है। और साथ-साथ जो ईआरपी सिस्टम है एक, जो इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सिस्टम है उसके आईएफएस उसके हवाले से भी जो अपनी सर्विसेज दे रही है, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करके एक डाइवर्सिफाइड बिज़नेस स्ट्रीम बना रही है इस कंपनी के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस कंपनी ने जो अपनी जो स्पेयर पार्ट्स हैं, उसकी सेल्स बढ़ाने के लिए पहले इनका लाहौर में ऑलरेडी एक सेंटर था या इनका एक आउटलेट था, अब इन्होंने एक और सेंटर खोल लिया मुल्तान के अंदर भी। सो बेसिकली ये शो करता है कि कंपनी अपने बिज़नेस को लेके बहुत सीरियस है और बड़े अच्छे तरीके से ना सिर्फ ये कि एक डाइवर्सिफिकेशन के ज़रिए ग्रो कर रही है, बल्कि हॉरिज़ॉन्टली भी उस अपनी जो नीश है उसके अंदर भी जो अपने सेंटर्स हैं उनको एडिशनल जगहों पे खोल के अपने जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसको और जो प्रोडक्ट्स के हवाले से जो मेंटेनेंस है और जो उसकी सपोर्ट है, उसकी जो सर्विसेज हैं, उनको भी बेहतर तरीके से अपने कस्टमर्स को दे रही है। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको ज़हन में रखने हैं। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, उसमें भी मेंशन किया है एज़ अ रिस्क और पोटेंशियल रिस्क, उसमें ये है कि डॉलर की जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, वो पाकिस्तान की जो रुपये की डेप्रिसिएशन है, अभी शायद आप इस चीज़ पे आर्ग्यू करें कि अभी तो डॉलर नीचे आ रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डॉलर की जो डेप्रिसिएशन है, अभी भी जो जितना नीचे आया है उस लिहाज से देखें तो एक्चुअल में जितना ज़्यादा एप्रिशिएट हुआ था डॉलर और जितना ऊपर गया था उसके मुकाबले में जो नीचे आया वो बहुत कम नीचे आया, और अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि डॉलर मज़ीद नीचे जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की इकानमी ऐसी है, इसमें ज़्यादातर ये रिस्क फैक्टर होता है कि डॉलर वक्ती तौर पे अगर नीचे आ भी गया तो वापस बाउंस बैक कर जाएगा। तो इन जनरल देखा जाए तो डॉलर की जो बढ़ती हुई कीमत है और ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल मामलात हैं रशिया यूक्रेन वार के हवाले से, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है
और एक पोटेंशियल रिसेशन की सी सूरत हाल बनती जा रही है। फिर पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब की वजह से ज़राअत पे मनफी असरात आए हैं, इन चीज़ों को देखते हुए और दूसरी तरफ बढ़ते हुए जो टैक्सेस हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कंपनी की अर्निंग्स के ऊपर नेगेटिव असर डाल रही हैं और मज़ीद नेगेटिव असर डाल सकती हैं। तो ये एक पोटेंशियल रिस्क फैक्टर है। डेफ़िनेटली कंपनीज़ के पास मिटिगेशन प्लान्स होते हैं और कैसे इन चीज़ों को कोप अप करना है, उनके लिए उनके पास स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि उनकी रीच से बाहर होते हैं, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, तो उनका जो इम्पैक्ट है वो कंपनीज़ को बियर करना पड़ता है। जैसे अभी सुपर टैक्स है, एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इस कंपनी को भी और दीगर कंपनीज़ को भी काफ़ी एक डेंट पड़ा है। और फिर डॉलर की प्राइस की वजह से, चूँकि ये बहुत सारी जो इनके रॉ मटेरियल होता है अपने ट्रैक्टर्स के बनाने के हवाले से और बाकी जो चीज़ इनकी बिज़नेसेस हैं उसके हवाले से, तो जब मटेरियल इनको इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर जो इनके सप्लायर्स होते हैं वो अगर कोई मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं तो उन्होंने भी उसकी कीमत बढ़ा देनी है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के जो इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। और फ्लड्स की वजह से, चूँकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, तो अब लोगों की जो हमारा जो किसान है, जो हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बिज़नेसमैन है, उन सब की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के जो ट्रैक्टर्स और इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसकी सेल के ऊपर, उसकी यूटिलाइज़ेशन के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पोटेंशियली डाल सकती है। फिर एक और नेगेटिव पॉइंट जो कि आपको ज़हन में रखना है कि सेल्स टैक्स रिफ़ंड जो इस कंपनी को मिलता है, उसमें बहुत ज़्यादा अक्सर एक डिले नज़र आ रहा होता है, जो भी कंसर्न्ड टैक्स रिलेटेड अथॉरिटीज़ होती हैं उसकी तरफ से। और इसको इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर भी मेंशन किया है कि पोटेंशियली ये एक रिस्क फैक्टर बन सकता है। और अगर इस तरह जब सेल्स टैक्स के रिफ़ंड्स में अगर डिले आता है, उनकी सेटलमेंट के हवाले से या उनको रिलीज़ करने के हवाले से, तो फिर कंपनी को लिक्विडिटी इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। कैश की कमी हो सकती है इसकी वजह से। ये एक लो रिस्क फैक्टर है, कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन स्टिल इस तरह की चीज़ों को आपने अपने ज़हन में रखना है। और साथ-साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट के अंदर ये चीज़ काफ़ी अरसे से एज़ अ र्यूमर आप कह सकते हैं, ये चल भी रही है कि पोटेंशियली ये कंपनी कुछ राइट शेयर्स भी इश्यू कर सकती है। क्योंकि ऐसे हमने बात भी की थी कि कंपनी डेट फाइनेंसिंग से ज़्यादा इक्विटी फाइनेंसिंग पे रिलाय करती है। तो अगर ये कंपनी राइट शेयर्स इश्यू करती है तो उसकी वजह से इस कंपनी के शेयर की प्राइस के ऊपर, या ऑलरेडी इन्वेस्टेड लोग हैं उनके हवाले से ये इम्पोर्टेंट है कि फिर उनको थोड़ी-सी कंसर्न्स होंगी, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हमने देखा है कि किसी भी कंपनी के जब राइट शेयर्स इश्यू होते हैं, तो उसकी वजह से उस कंपनी की जो ओवरऑल मार्केट के अंदर जो पोजीशनिंग होती है, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, डाइल्यूशन फैक्टर आता है और जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस होता है, वो भी कुछ हद तक लूज़ होता है। तो ये वो चीज़ें जो कि अभी कन्फर्म तो नहीं है, जब तक कि एग्ज़ैक्ट कोई ऑथेंटिक ऑफ़िशियली इनकी तरफ से अनाउंसमेंट नहीं आती, तो आई वोंट कमेंट ऑन दैट। But you need to keep all these factors in mind before you invest into this company, or if you are already invested in this company. तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी और इससे आपको बेहतर तौर पे अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मेरी तरफ से कभी भी आपको इस तरह की वीडियोज़ के आखिर में बाय सेल कॉल नहीं मिलेगी, क्योंकि डिसीजन हमेशा आपका अपना होता है। आपके अपने जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज़ हैं, प्लान्स हैं, उसके हवाले से आपको सोचना होता है। मेरा काम ये होता है कि रिसर्च करके इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को आप कैसे कंज़्यूम करते हैं और उसकी बेसिस पे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ये सोली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।